हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप बेहतर होंगे और अपनी पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर के आपकी गंभीरता, आपकी चिंताएं इस वक्त अपनी पराकाष्ठा पर हों। क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है और फॉर्म भरने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी परीक्षा के पैटर्न को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। न केवल तैयारी को आगे बढ़ाना बल्कि कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक को सेलेक्ट करना जिन टॉपिक को स्टडी करके आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसी दिशा में दोस्तों मैं विजय श्रीवास्तव आप सबके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे टॉपिक चुनिंदा जो अलग अलग सब्जेक्ट से हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से जुड़े कुछ अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। यानी अगर आप उन टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं, उनके ऊपर आधारित प्रश्नों पर लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप काफ़ी करीब हो जाते हैं अपनी कामयाबी के। और इस तरह से आपकी तैयारी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को न केवल आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि सुनिश्चित कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में अपनी जगह। तो चलिए आज हमारा ये सेशन दोस्तों आधारित है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ अहम प्रीवियस पेपर्स पर जो पिछले 7 वर्षों के प्रश्न पत्रों को एनालाइज करके तैयार किया गया है आपके लिए। दोस्तों एनालिसिस का मतलब होता है कि जो पैटर्न चलता आ रहा है और जिस तरह से उसमें नई चीज़ें अपग्रेड की जा रही हैं, नई चीज़ें अपडेट की जा रही हैं, कैसे उस सिलेबस को और इन्हेंस किया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों पर आप पहले ध्यान देते हैं और उसके आधार पर आप अपनी आगामी स्ट्रेटजी और आगामी रणनीति पर काम करते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा होनी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के खासकर जो कला वर्ग के छात्र होते हैं उन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं। कई बार बायोलॉजी जैसे विषय में यानी जीव विज्ञान जैसे विषय में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसी खास शब्दावलियां होती हैं जिन्हें याद रखना या जिन्हें समझना छात्रों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, मुश्किल होता है। लेकिन कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, ये वीडियो इसी तरह का समाधान आपके लिए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, साइंस को ज़्यादातर छात्र एक सैद्धांतिक विषय के रूप में देखते हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में जो प्रिंसिपल्स पर आधारित है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनको केवल प्रिंसिपल बेसिस पर स्टडी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप आयोग की मांग के अनुरूप तैयारी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उसके आधार पर उस अनुरूप अपने उत्तर प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की भी है कि कैसे आप इन सिद्धांतों का, कैसे आप इन प्रिंसिपल्स का व्यवहारिक उपयोग करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने आम जीवन में। और ये चीज समझने के लिए इन सिद्धांतों को अपने वातावरण और परिवेश में कैसे और कहाँ लागू किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, जिनके बल पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपका जीवन इनकी वजह से आसान बन रहा है। चाहे बात कम्युनिकेशन की हो, बात ट्रांसपोर्टेशन की हो, इसके अलावा बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हम कर रहे हैं, रोबोटिक्स की कर रहे हैं, मैकेनिक्स की कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। दोस्तों हमारे आज के सेशन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। और फिजिक्स के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने होता है वो ये है कि फिजिक्स में किन चैप्टर्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या किन चैप्टर्स को हम अगर ना भी ध्यान दें, बहुत गहराई से अगर हम उनको स्टडी ना भी करें, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा पेपर में और हमारी जो बढ़त है वो प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज़्यादा बनी रहेगी। ये चीज़ फिजिक्स को लेकर के छात्रों के मन में पहला जो सवाल है वो इसी तरह का होता है। तो इस फिजिक्स जैसे विषय को यानी कि भौतिक विज्ञान जैसे विषय को अगर हमें तैयार करना है, तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक फिजिक्स में आता है दोस्तों, वो टॉपिक आता है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स जिसे हम लोग यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और यांत्रिकी से रिलेटेड जो आपके सामने टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं अपने सामने बोर्ड पर दोस्तों, गति और बल यानी कि मोशन एंड फोर्सेस की बात की जाए। हालांकि फोर्सेस को अगर बात करें दोस्तों, तो फोर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपका फंडामेंटल फोर्स है, यानी मूलभूत बल। और दूसरे जो बल होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न बल कहते हैं। तो इन मूलभूत बलों का कैसे ब्रह्मांड के निर्माण में योगदान है,
कैसे पदार्थ की संरचना या परमाणु की संरचना इन मूलभूत बलों की वजह से बन पाई और किस तरह से ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करने लगा, ये सारी चीजें हमें बल के माध्यम से समझनी होती हैं। तो पहला जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये मैकेनिक्स का है, यांत्रिकी का है। विशेष तौर पर इसमें जो चीज पूछी जाती है दोस्तों वो न्यूटन के गति के नियम है। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच का जो डिफरेंस है ये भी आपको केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी होती है। कौन सी चीजें क्लासिकल फिजिक्स का यानी कि शास्त्रीय भौतिकी का हिस्सा है और कौन सी चीजें जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। ये चीज अगर आप समझ करके तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी कारगर तरीके से आपको फायदा पहुंचे। तो न्यूटन की गति के नियम और उसके अलावा न्यूटन का सबसे बड़ा सिद्धांत जो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, अपनी किस किताब में उन्होंने जिक्र किया था इस सारी चीजों का, इन सारे सिद्धांतों का। न्यूटन को फादर ऑफ साइंस किन वजहों से कहा जाता है? या सिर्फ ग्रेविटी के नियम या फिर सिर्फ गति के नियम दे देने, बल की परिभाषा और उसके लिए व्यंजक दे देने की वजह से ही क्या हम उन्हें फिजिक्स का पिता कहते हैं? नहीं दोस्तों, उन्हें फिजिक्स का पिता कहने की एक और बड़ी वजह है और वो ये है कि कुछ और क्षेत्र हैं फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के, जिसमें ऑप्टिक्स है यानी प्रकाश का अध्ययन, कैलकुलस की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ टाइम के बेसिस पर टाइम को एब्सोल्यूट यानी कि टाइम को निरपेक्ष मानते हुए जो व्याख्या उन्होंने की है, और सबसे जरूरी चीज कि कैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी ने क्लासिकल फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स में कन्वर्ट करने का काम किया। ये सब कुछ यहां पर हमें समझना होता है। एनर्जी की बात करेंगे दोस्तों, तो एनर्जी के प्रकार को जब हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ दो चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। पहली चीज कन्वेंशनल एनर्जी एंड दूसरी चीज नॉन कन्वेंशनल। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो कन्वेंशनल एनर्जी है ये अमूमन फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है, यानी जिसे हम पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक ऊर्जा हमारी है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि आज के दौर में हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से स्विच कर रहे हैं। और ये रिन्यूएबल एनर्जी ही है जिसके बल पर भारत ने वर्ष 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल करने यानी कि जीरो करने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए सरकार लगातार, आप देख सकते हैं कि आपका जो दीनदयाल कुटीर ज्योति योजना है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर योजना यानी सोलर पैनल के माध्यम से निशुल्क बिजली उत्पन्न कराने या उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था बनाई है, ये व्यवस्था भी कैसे काम कर रही है, कौन कौन से और हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात आएगी, जिसमें तीन नाम आपके सामने नजर आ रहा होगा। सौर ऊर्जा, खासकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हम यहाँ पर करते हैं। पवन ऊर्जा, जो कि बड़े बड़े विंड टर्बाइंस की बात करते हैं। इस तरह की चुनौतियां भारत के सामने हैं, क्योंकि विंड टर्बाइन के मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात आती है तो चाइना जैसी कंट्री का पूरे पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए विंड टर्बाइन के प्रोडक्शन में 60 to 70% की मोनोपोली है, उसका नियंत्रण है। ऐसे में इन चुनौतियों को भी हम कैसे दूर कर सकते हैं, सरकार के स्तर पर किस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों को अगर करंट अफेयर्स के अप्रोच के साथ देखा जाए तो इस सेगमेंट की तैयारी ज्यादा प्रभावी ढंग से की जा सकती है। उसके अलावा वेव्स में ये दो चीजें होती हैं तरंग में, ध्वनि और प्रकाश, इनकी प्रकृति के बारे में, खासकर इसके रिफ्लेक्शन, विवर्तन और ध्वनि की गति की बात करते हैं। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति क्या होती है वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विद्युत और चुंबकत्व का जिक्र आता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, और दोनों को मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का जो है हिस्सा, ये हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के रूप में करते हैं। अर्धचालकों का क्या उपयोग होता है, कैसे अलग अलग विद्युत उपकरणों में, अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरिंग में इन सेमीकंडक्टर्स का क्या इस्तेमाल है, इन चिप्स का क्या इस्तेमाल है, ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा। साथ ही साथ एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की बात की जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों, जो कि केमिस्ट्री का टेक्नोलॉजिकल पोर्शन है, यानी 10⁻⁹ मीटर के स्तर पर पदार्थ के गुणधर्मों में आने वाले परिवर्तनों को भी हमसे पूछा जा सकता है।
अगर पहले की बात की जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी फिलहाल एक राइजिंग सेक्टर है, अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। और ऐसा क्षेत्र जो अभी उभर रहा होता है, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सनराइज सेक्टर का नाम दिया जाता है। तो इन सनराइज सेक्टर्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, कैसे हम इनका एडवांसमेंट करेंगे, इस पर यह चैप्टर आधारित है। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है दोस्तों। केमिस्ट्री में सबसे कॉमन चैप्टर आपका होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारी पारंपरिक परमाणु संरचना है और आधुनिक परमाणु संरचना जिसे बोरवरी ने डेवलप किया था, कैसे ये रदरफोर्ड या फिर आपके जो प्लम पुडिंग मॉडल है जीजे थॉमसन का, इन सारे का तुलनात्मक रूप से हमें अध्ययन करने की और समझने की जरूरत पड़ेगी। अम्ल और क्षार सबसे पारंपरिक चैप्टर है दोस्तों। किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे गेहूं। गेहूं किस तरह के अम्ल का स्रोत है? तो आप जानते हैं कि गेहूं ग्लूटैनिक एसिड का स्रोत होता है। उसके अलावा चाय की पत्ती में टैनिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो अलग अलग स्रोतों की बात करना, साथ ही साथ इसमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होता है। साथ ही साथ एक और चीज पूछी जाती है कि पीएच वैल्यू क्या होती है, इस चीज की पीएच वैल्यू क्या होगी। इस तरह के सवाल भी इसमें तथ्यात्मक जानकारी की मांग करते हैं। अगली चीज कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक यानी कार्बोनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी बात करना यहां पर जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के पास बहुत ही बेहतरीन कैपेबिलिटी होती है कंपाउंड्स क्रिएट करने की, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे मैटर्स के साथ रिएक्ट करके केमिकल बॉन्डिंग करना और नए नए तरह के यौगिकों का निर्माण करने की जो क्षमता कार्बन में है दोस्तों, वो किसी दूसरे तत्व में नहीं है। और यही कारण है कि आज के समय में कार्बन के लगभग 40,000 से भी ज्यादा कंपाउंड ज्ञात हैं। और इन्हीं 40,000 कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से निर्माण किया हुआ है। साथ ही साथ जितने भी मेटल्स हैं, उन मेटल्स को हम स्टडी करते हैं अकार्बनिक में। गैसेस भी आ जाती हैं, साथ ही इसमें डिटर्जेंट, साबुन और प्लास्टिक जो कि अमूमन पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं किस चीज के, जैसे आप पढ़ते हैं पॉलीथीन। एक्चुअल में पॉलीथीन जो होता है अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये बन जाता है दोस्तों पॉलीएथिलीन। और पॉलीएथिलीन जो है वो एथिलीन के बहुलक होते हैं। तो इसी एथीन के या एथिलीन के बहुलकों का अध्ययन करना, इनके जो चेन्स बनाते हैं, ये जो श्रृंखलाएं बनाते हैं जिन्हें एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स या चेन्स में बांटा जाता है, इनको हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। और साथ ही रेडियो एक्टिविटी, मेडिकल साइंस में इसका क्या इस्तेमाल है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जिस पर आधारित आप देखते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे। अब तो हम लोगों ने सूर्य की ऊर्जा को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको पता है, चाइना जो है ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन चुका है फिलहाल वर्तमान में जिसके पास सूर्य की ऊर्जा का स्रोत मौजूद है, यानी टोकामक नाम देते हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन में भारत समेत दुनिया के कई देश मिलकर के इस समय इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर यानी ईटर परियोजना पर काम कर रहे हैं। और ये भी पूरी तरह से संलयन पर आधारित है, यानी संलयन के माध्यम से हम ऊर्जा उत्पादन के ऐसे स्रोतों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं जो न केवल हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को अनंत काल तक के लिए पूरा कर सकता है, बल्कि कन्वेंशनल और कार्बन आधारित ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता को भी हम कम कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर दोस्तों हमें नजर आ रहा है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, जिसमें एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का नाम आता है। बायो फर्टिलाइजर्स कैसे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं, कैसे बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं यानी जैव निम्नकरणीय हो जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। नशीले पदार्थों की बात करेंगे जिसमें ड्रग्स की बात आएगी, जैसे नाम आपने सुना होगा एलएसडी का। तो एलएसडी का नाम कई बार पूछा गया है, इसे लिसर्जिक डाई एथलैमाइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह के क्या हानिकारक प्रभाव होता है स्वास्थ्य पर। उसके अलावा भांग से लेकर के और दूसरे अफीम तक, चरस, गांजा, इन सब की रासायनिक संरचना, इसमें पाए जाने वाले रसायन और मानव शरीर पर पड़ने वाले इनके हानिकारक दुष्प्रभावों को भी इसके अंतर्गत पूछा जाता है। हरित रसायन यानी ग्रीन केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले केमिकल के इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी तकनीक या प्रौद्योगिकी हम
विकसित कर पाए हैं, ये चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। बायोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने आपको शायद बताया भी हो, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन फिजियोलॉजी है। खासकर हमारा शरीर जो है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक है। उसके अलावा अगर हम मानव शरीर की कार्यप्रणाली की नकल करने वाली कोई मशीन बनाने की कोशिश करें, तो भी उसकी कीमत 300 अरब डॉलर से भी ज्यादा बन सकती है। लेकिन फिर भी अभी इसमें मस्तिष्क की कार्यप्रणाली शामिल नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क की इसी कार्यप्रणाली की नकल करने के लिए एल्गोरिदम बेस्ड और मशीन लर्निंग बेस पर हम लोगों ने एआई का विकास किया है। और आज की डेट में दोस्तों, चाहे बात चैट जीपीटी की हो, एलन मस्क के ग्रोक की हो, या फिर बात चाइना के डीप सीक की हो, और दूसरे बहुत सारे एआई सपोर्टेड कई ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं जो न केवल हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी मदद कर रहे हैं, बल्कि डेटा और जानकारी तक हमारी पहुंच जो है इनके माध्यम से इस स्तर या इस सीमा तक हो गई है जो कि इससे पहले कभी नहीं रही है। डीएनए और आरएनए की बात करना भी इंपॉर्टेंट होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, कैसे ये भिन्न होते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया का क्या नाम, इसकी संरचना, आपका डबल हेलिक्स डीएनए, ट्रिपल हेलिक्स डीएनए जिसके लिए जी एन रामचंद्रन का नाम लिया जाता है, इसकी संरचना के बारे में, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड में आर्टिफिशियल आरएनए का जो सिंथेसिस किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा, इन सब के बारे में सवाल पहले भी आए हुए हैं। दूसरी चीज, कैंसर और जीवन शैली से जुड़े रोगों में सबसे ऊपर नाम आप देख रहे हैं दोस्तों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज का नाम आता है। डायबिटीज, आपको पता है दोस्तों कि डायबिटीज 3 तरह की होती है। पहला होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंसिपिडस। दूसरा होता है वो मेलाइटस होता है। और तीसरा होता है, इसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसी में से जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब महिलाओं में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को दोस्तों हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो आने वाले समय में माता और उनके बच्चों में मधुमेह के लक्षणों का विकास करने में सहायक कारक की भूमिका निभा सकता है। तो इससे जुड़े सवालों पर हमसे चर्चा की जाएगी। या फिर दूसरी एक बड़ी चीज है कि इंसुलिन का क्या स्रोत है, इंसुलिन के क्या रोल्स हैं, डायबिटीज से किस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में और उत्पन्न हो सकती हैं, कैसे इनका क्योर किया जाए, क्या डायलिसिस होता है, और डायलिसिस की प्रक्रिया में जो काम हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स करते हैं उसके लिए हम सेलोफेन मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हैं। इससे जुड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीनेशन में एक्टिव वैक्सीन्स या इनएक्टिव वैक्सीन का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम में आपको पता है कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जाए। फिर विभिन्न प्रकार के टीके जिसमें एमआरएनए वैक्सीन से जुड़े कई नाम आपके सामने आते हैं, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, या फिर स्पुतनिक जैसी वैक्सीन का नाम लिया गया है, जो कि कोविड-19 के दौर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचाने में सबसे अहम रोल जो है इनका रहा है। एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस पर भी सवाल बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों कि क्या वास्तव में वैक्सीनेशन के कारण ही वर्तमान समय में युवाओं में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्या एग्जैक्टली इसी की वजह से है, कितनी सच्चाई है इसमें, इन चीजों को भी हम समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया से लेकर के और वायरस तक का नाम आता है, एल्गी से लेकर फंजाई तक का नाम आता है, लाइकेंस का भी इसी में जिक्र होता है। उनसे हम कैसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं, और एल्गीज का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में कैसे किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो सवाल आजकल आ रहे हैं क्लोनिंग और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। चाहे बात की जाए डॉक्टर यान विल्मुट की, जिन्हें क्लोनिंग तकनीक का जनक कहा जाता है, बात की जाए इंडियन जो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम होता है, उसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी, क्रिस्पर तकनीक, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार समझी जाती है, इस तरह की तकनीकों पर आपकी जानकारी की मांग आयोग द्वारा की जाएगी। जीएम फसलों में बीटी कपास, हाल ही में आपको पता है दोस्तों कि बीटी बैगन के उत्पादन और बीटी मक्के के उत्पादन पर मैक्सिको जैसी कंट्रीज ने रोक लगा दी है। भारत में किन कारणों से
हम खाद्यान्न फसलों का, यानी जो कि खाने योग्य फसलें हैं, उनका ट्रांसजेनिक प्लांट्स के रूप में प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? क्या संभावनाएं हो सकती हैं आने वाले भविष्य में? पर भी आपसे बातें की जाएंगी। और गोल्डन राइस, जिसे बीटी चावल कहा जाता है, इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन कैसे हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए राहत दे सकता है, इस पर भी आपसे जानकारी की मांग की गई है। आगे बढ़ने पर जो डिजीजेस की बात आएगी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं डिजीज का मतलब क्या होता है। आप देख सकते हैं डिजीज का मतलब लिया जाता है डिस ईज। डिस मतलब अनुपस्थिति, ईज यानी सहजता, यानी इसे सामान्य अर्थों में ऐसी प्रत्येक परिस्थिति जो आपको क्या कर सकती है दोस्तों, असहज करती है, इसी को हम लोग डिजीज कहते हैं। अब ये डिजीज अगर बात करें मानव शरीर की, तो 100 से भी ज्यादा प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। और अगर इन बीमारियों के प्रकार की बात की जाए, इनकी संरचना की बात की जाए, या इनके लिए जिम्मेदार कारकों की बात की जाए, तो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके अलावा आपके प्लाज्मोडियम हैं, डिफिशियंसी रोग हैं, ऑर्गन सिस्टम के ठीक ढंग से काम न करने से संबंधित बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं, इन सब को यहाँ पर जानना होता है। 3 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं: लक्षण क्या होते हैं, जिम्मेदार कारक क्या है, और वाहक क्या है, तथा इनसे बचाव के क्या उपाय हमें अपनाने की आवश्यकता है। इस पर भी हमें यहाँ पर बात करनी होगी। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। चाहे बात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हो, बात कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन क्रेडिट की हो, ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जाए, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात की जाए, जो कैसे सिलिकोसिस या अस्थमा जैसी बीमारियों या फिर ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं, इस पर आपसे जानकारी मांगी जाती है। संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बिना संभव नहीं है, क्या मतलब होता है इसका? और आईपीसीसी का नाम तो सुना ही है आपने, साथ ही साथ आप एक और संस्था के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग UNFCCC कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का नाम इसका लिया जाता है। यही वो संस्था है जो आयोजित करवाती है COP, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और अभी रिसेंटली COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था? वो अजरबैजान के बाकू में हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। और इसके क्या निष्कर्ष निकले, क्या कारण रहे कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया, और इसका आने वाले भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के प्रयासों में किस स्तर तक कमी आ सकती है या उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए। वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता, खासकर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करना, पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण, जिसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इन बैक्टीरियाज की संरचना में परिवर्तन करके इनको प्लास्टिक का अपघटन करने योग्य बनाने की कोशिश की है। इन कोशिशों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसरो की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो चंद्रयान 3 जो कि सफल रहा, आदित्य L1 जो कि लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? जोसेफ लुई लैग्रेंज ने जिसे डेवलप किया था, जिसके बारे में बताया था पृथ्वी के चारों तरफ कितने लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। उसके अलावा सूरज को स्टडी, यानी सन को स्टडी करने के लिए और कौन कौन से मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन पर भी आपसे प्रश्न किए गए हैं। गगनयान जो कि भारत का एक महत्वाकांक्षी ह्यूमनॉइड मिशन है, इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट की बात आपसे की जाएगी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर नाविक जो कि भारत के IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ही एक बदला हुआ नाम या बदला हुआ रूप है, इसके बारे में पूछा जाएगा। भारत की कुछ प्रमुख स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, जिसमें मैंने IRNSS का नाम बताया, ये आपसे पूछा जाएगा। UAV के बारे में, जिसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या आप सामान्य भाषा में ड्रोन कहते हैं। मिसाइल टेक्निक या इसके विकास में IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या योगदान है। आपके
एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ, कौन कौन सी मिसाइलें हमने विकसित की, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में क्या अंतर होता है हमारे पास मौजूद, अग्नि 5 की रेंज क्या है, या फिर चाइना के पास मौजूद डोंग फेंग मिसाइल की रेंज क्या है, ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। दूसरी बात, अग्नि और ब्रह्मोस के साथ S-400 जो हमने रूस से प्राप्त किया है, जो कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कैसे ये ज्यादा एडवांस है अमेरिका के हार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, जिसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जापान और साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया है यूएसए ने। इस पर भी आपके क्वेश्चंस आते रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की बात तो हमने पहले ही की। चैटबॉट क्या होता है दोस्तों, और स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स क्या होते हैं और कैसे गूगल ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, इस पर भी आपके प्रश्नों की जानकारी से संबंधित मांग की जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर इन सारी चीजों को, साइंस को करंट से जोड़ करके पूछा जाए, देखिए करंट अफेयर्स की बात जहां तक आती है तो करंट अफेयर्स हमारे जनरल स्टडीज के कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको बहुत करीब से छूता है, करीब से उन्हें प्रभावित करता है। चाहे बात इकोनॉमिक्स की जाए, चाहे बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जाए, चाहे बात पर्यावरण की हो जो भूगोल से जुड़ा हुआ है, या फिर बात इंटरनेशनल रिलेशन और अलग अलग समझौतों और संधियों की हो, जो कि कहीं ना कहीं विषय है संविधान और राज व्यवस्था का, यानी जिसे हम PSIR कहते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन पर हम लोग बहुत ही कारगर ढंग से इन सिद्धांतों को समझते हुए इनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि SSG गुरुकुल आपके लिए PCS 2000 परीक्षा का जो 25 की परीक्षा है उसे केंद्र में रखते हुए लेकर आया है प्री के प्रिपरेशन को लेकर सबसे एडवांस और सबसे इफेक्टिव बैच। दोस्तों, इस खास इफेक्टिव बैच की बात यह है कि ये पूरा का पूरा पेपर आधारित रहेगा, और पेपर आधारित होने के साथ साथ हम इसमें मेंस को टारगेट बना करके काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी हम लोग करते हैं, ये तैयारी, पहली बात तो ये कि प्री और मेंस के अप्रोच को अलग अलग रख करके करना, ये बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं होता है। कारण ये है दोस्तों कि भले ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके प्री में आते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपसे संकल्पनात्मक समझ की मांग की जाती है। यानी अगर आपने संकल्पनाओं पर ध्यान देते हुए तथ्यों को उसमें पिरो लिया, तो इससे बनकर तैयार होने वाली जो माला होगी दोस्तों, वो माला आपके गले में पड़ेगी तब जब आप कामयाब हो जाएंगे, यानी कामयाबी की माला के रूप में ये आपका संवरण करेगी। और इसी को केंद्र में रखते हुए ये बैच लेकर आए हैं हम लोग। ये बैच दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, अगर बात की जाए तो ये बैच आपके स्टार्ट होंगे 18 मार्च से 2025 से। ये रेगुलर बैचेस होंगे दोस्तों, जो कि केंद्रित हैं PCS प्री 2025 की परीक्षा पर। सबसे बड़ी बात कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसे हम लोगों ने 5,000 से काफी कम, बहुत ही इफेक्टिव और मार्जिनल फीस है, या यूं कहिए कि एक नॉमिनल फीस है दोस्तों, 3,500 रुपीज। लेकिन अगर आप इसमें अभी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये पैकेज, ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 2,500 रुपए, यानी कि सिर्फ 2,500 रुपए में। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस बैच में कुछ खास फीचर्स आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, इसलिए भी आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आप लाइव सेशन से भी अपनी तैयारी को और ज्यादा शार्प बना सकते हैं। प्लस हम आपको स्टडी मटेरियल दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराएंगे, यानी कि आपको जो PDF पढ़ाया जाएगा वो तो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा ही, बल्कि उसके अलावा आपको प्रीवियस पेपर्स पर आधारित बुक्स भी मिलेंगी और कंटेंट आधारित किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी, नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरी चीज, प्रीवियस पेपर्स के बुक के साथ साथ हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आयोजित करेंगे दोस्तों, जहां आप अपने पढ़े गए ज्ञान का परीक्षण करके ये भी देख पाएंगे कि आपने कितना कुछ सीखा। और अगर नहीं सीखा तो उन चीजों को, जहां आपको डाउट्स हैं, जहां आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, जहां आपको किसी भी तरह का संदेह है, उसके लिए आपके लिए अलग डाउट ग्रुप की भी व्यवस्था इस बैच में की गई है। तो दोस्तों, ये बैच न केवल आपकी कामयाबी का रास्ता तैयार करेगा, प्रशस्त करेगा, बल्कि साथ ही साथ आपको
इस स्तर पर तैयार करेगा, क्योंकि अन्य प्रतिस्पर्धी हो सकता है आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपसे पहले से तैयारी कर रहे हो। ऐसे में अगर एक सुनियोजित रणनीति के साथ एसएसजी गुरुकुल के द्वारा उपलब्ध कराए गए इस बैच में आप इनरोल्ड होते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आप अपनी कामयाबी के सफर को न केवल आसान बनाएंगे, बल्कि आपको मिलेगी बढ़त उन प्रतिस्पर्धियों पर जो अपनी तैयारी के प्रति पहले ही गंभीर हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की डाउट या जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क करें, और नंबर्स पर संपर्क करने के साथ साथ आप इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और अपने सुझाव का भी प्रेषण कर सकते हैं। हम अपने स्तर पर आपकी सभी समस्याओं और सुझावों का स्वागत करेंगे और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, एसएससी गुरुकुल के इस मंच पर। मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो बैच, वो पैकेज जो समर्पित है आपकी सफलता के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।